हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल महाकाली का 5वां भाग। इसके पहले का मैंने जो भाग डाला था वो एक्चुअली चौथा भाग था, लेकिन मेरे मुंह से तीसरा भाग निकल गया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बांकेलाल लौटा और भीतर प्रवेश करते ही ठिठका। 10-12 युवतियाँ थे, वह सजी सवरी थी। हर एक के चेहरे से नूर चमक रहा था। खूबसूरती देखते ही बनती थी। एक युवती एक तरफ बैठी ढोलक बजा रही थी, दूसरी तबला बजा रही थी। बाकी दुल्हन को घेरे बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी। दुल्हन घूंघट ओढ़े शानदार बेड पर बैठी थी। ये सब देखते हुए बाकी की आंखों में चमक थी। आसमानी कपड़े वाली बाकी की बाँह पकड़ते कह उठी, दुल्हन के पास तो चलिए, आप तो घबरा रहे हैं। बाकी ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा। हाथ मूंछ पर पहुंच गया। अम आपो से कुछ कहो, कहो कहो। बिल्कुल, मारे को तो आप ही बहुत जचो हो। आसमानी कपड़े वाली खिलखिलाकर हंसी, फिर क्या उठी, एक बार दुल्हन को देख लीजिए, उसके बाद आपको दूसरी पसंद नहीं आएगी। मारे को आप ही ठीक हो लागो। चलिए भी, दुल्हन को तो आपको देखना ही पड़ेगा। बादों में तब मारे को किधर मिल लो हो। मैं तो दहेज में साथ चलूँगी। सच्चो? बिल्कुल सच, कसम से। फिर वो ठीक हो। दुल्हन भी मारी, सखी भी मारी। एक बात बताओ, क्या दुल्हन को अभी तक को कोई पसंद ना आयो? नहीं, दुल्हन को तो मूछें पसंद हैं। वो मारी होवें, तभी तो वो तुम्हें पसंद करेगी। चलिए, एक बार दुल्हन से हाथ फिरवा लीजिए। हाथ फिरवा लो किधरो? चलो भी, वो बांके को खींचते कह उठी। इतनी बातें तो किसी ने भी नहीं पूछी। मारी जिंदगी, मारी जिंदगों का सवाल होवे, इसो वास्ते हम पूछो। बाकी उसके साथ आगे बढ़ा। दुल्हन की सहेलियां शरारत भरे अंदाज से हंस रही थीं। ढोलकी और तबला बजाया जा रहा था। ऐसे माहौल में अलग ही आनंद आ रहा था। आसमानी कपड़े वाली बांके को लेकर बेड के पास पहुंची और क्या उठी, दुल्हन साहिबा, आपका मूँछों वाला दूल्हा आ गया। बांके का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। गर्दन थोड़ी अकड़ गई। कैसा लगता है मूँछों वाला कड़क गबरू? घूंघट उठाए बिना दुल्हन ने पूछा। दुल्हन की मादकता से भरी आवाज़ सुनकर बांके जैसे निहाल हो गया। मैं क्या बताऊं? आसमानी कपड़े वाली हंसकर बोली। बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा दूल्हा आपको चाहिए। बाकेला लठौर ने सहमति से सिर हिलाया, फिर क्या उठा, हम थारे को बहुत सुखो रखो। और दुल्हन ने घूंघट की ओर से पूछा, हम थारे को लंबी मोटर गाड़ी दो और थारे को दिल की रानी बनाए को पालो हो। थारी बहुत सेवा करो। थारे पाँव ज़मीन पर ना पड़ने दो कि मैले हो जावे। हम थारे को गोदी में खिलायो, बहुत प्यारों से रखो। और औरो, बाकेलाल राठौर के चेहरे पर सोच के भाव हो रहे। हर वक्त तो थारे दिलों को बहलाऊं। मेरी खूब सेवा करोगे? दुल्हन ने पूछा। खूब। मुझे खाना बना के खिलाओगे? बहुत बढ़िया खाणो बनाऊँ थारे वास्तो। प्यार में कोई कमी तो नहीं रखोगे? बहुत प्यार करूँ थारे को, तब भी तो हम ब्याह करणो चाहो प्यारों के वास्ते। मेरे को बहन बना के रखोगे? हम थारे से राखों भी बनवा। एकाएक बांकेलाल लौटा और ठिठका और घूंघट को देखता क्या उठा, हम थारे से ब्याह करो, थारे को बहन बना के ना रखो, और तो बना के रखो। फिर तो आप मेरे को पसंद है। बांकेलाल लौटार की आंखें चमक उठी। पक्का हम थारे को पसंद होवे? हाँ। तब मारे से ब्याह करो। हाँ। चलो, बाहर पंडितों भी होवे, सबो इंतजाम होवे, हम जल्दों से ब्याह कर लो। कितना परेशान है ब्याह को। आसमानी कपड़े वाली गहरी सांस लेकर क्या उठी। दुल्हन को देखने की भी चाह नहीं। सारो जिंदगी दुल्हनों को तो देखना होवे। तभी दुल्हन ने घूंघट पलट दिया। दुल्हन पर नज़र पड़ते ही बाकेलाल राठौर की आंखें फैल गईं। तम साड़ी में प्रणाम सिंह मौजूद था। प्रणाम सिंह मुस्कुराया। तमने मारे को कुआं में फेंको हो, अब इब यहाँ पे दुल्हनों बन के बैठ गयो। तम बहुत बड़ो हरामो होवे तम। तभी सारी युवतियाँ बाकेलाल राठौर पर झपट पड़ी। यो का करो? बाकेलाल राठौर ने बचना चाहा, परंतु युवतियों ने उसे अच्छी तरह पर जकड़ लिया। साड़ी में फंसा प्रणाम सिंह बेड से नीचे उतरा और थोड़ा सा झुकते हुए बेड को ढकेला तो बेड बेआवाज़ से एक तरफ सरकता चला गया। उसके नीचे खाली जगह दिखाई दी। उधर दो युवतियां तबला और ढोलक बजाए जा रही थीं। प्रणाम सिंह पीछे हटता बाके को पकड़े युवतियों की तरफ इशारा किया। यो का करो? मन ने एको से ही ब्याह करोड़ों हुए, सबों से नहीं। बाकेला लौटा युवतियों की पकड़ में हड़बड़ाया सा खड़ा था। युवतियां बाके को ढकेल कर बेड के नीचे वाली खाली जगह पर लाई। इब समझो, यो थारा पीछो वाला दरवाजो होवे, इधर ही तमने सबों को फेंको। इब मारे को फेंको उधरो। युवतियों ने उसे धक्का देना चाहा, परंतु बाकी खुद को संभालता क्या उठा। प्रणाम सिंह को, हम थारे को वड़ दो, हम थारी औलादों बांधो को भी। तभी युवतियों ने मिलकर उसे उठाया और बेड के नीचे की खाली जगह के भीतर फेंक दिया। मोमोजिन, लक्ष्मण दास, सपन चड्डा जब महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, परंतु लक्ष्मण और सपन पूरी तरह
पसीने से भीगे हुए थे। थक कर चूर हो गए थे वे। उनकी बात नहीं मानी गई, वरना वो तो रास्ते में ही लेट जाते। वहाँ पहुँचते ही दोनों ज़मीन पर जा बैठे। तुम इंसान बहुत जल्दी थक जाते हो, मोमो ने बुरा सा मुंह बनाया। चुप कर, सपन चड्ढा उखड़ा। यहाँ जान निकली जा रही है और तू? जिन्न से तमीज़ से बात करो, मोमो ने कठोर स्वर में कहा। भूखे पेटम से तमीज़ से बात नहीं होती, लक्ष्मण दास ने कहा। खाने का इंतज़ाम करो। पानी भी, सपन ने कहा, ठंडा होना चाहिए। वहाँ गहरा अंधेरा था। मोहम्मद जिन ने उंगली आसमान की तरफ करके कुछ बुदबुदाया तो उसके दाएं हाथ की तर्जनी उंगली के ऊपर के हिस्से में टॉर्च की तरह तीव्र रोशनी उठी। आसपास की सारी जगह स्पष्ट नजर आने लगी। तुम्हारे पीछे खाना पड़ा है, खा लो, मोहम्मद जिन ने कहा। दोनों ने फ़ौरन पीछे की तरफ देखा तो वहाँ बर्तनों में खाना और पानी पड़ा देखा। दोनों ने राहत की सांस ली और खाने के पास पहुंचकर खाने में व्यस्त हो गए। तुम भी खा लो, लक्ष्मण कह उठा। खबरदार, जिन्न से खाने पीने की बात मत करो, जिन्नों को भूख नहीं लगती। साला, सपन बड़बड़ाया। 9 चूहे खाकर गंगा स्नान की बात करता है। 9 नहीं, 900, लक्ष्मण दास कह उठा। ठीक है, चिड़ा सा सपन बोला। चूहे तो खा लिए, बाकी लोगों को यहाँ होना चाहिए, परंतु यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। वो घोड़ों पर थे, जल्दी पहुँचे, पहाड़ी के भीतर चले गए होंगे। घोड़े भी तो नज़र नहीं आ रहे, फुर्सत मिलते ही खिसक गए होंगे, हमें खिसकने का मौका नहीं मिल रहा। महाकाली की मायावी पहाड़ी में खतरे होंगे। मेरा मन नहीं कर रहा पहाड़ी के भीतर जाने को। मोमोजिन हमें भीतर लिए बिना मानेगा नहीं। हरामी, हमें पालतू कुत्तों की तरह साथ लिए घूम रहा है। बातों के साथ दोनों खाते भी जा रहे थे। मोमोजिन की नज़रें दूसरों की तलाश में हर तरफ घूम रही थी। यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, मोमोजिन बोला। तेरे इंतज़ार में रुके तो रहेंगे नहीं, पहाड़ी के भीतर चले गए होंगे, लक्ष्मण दास ने कहा। पहाड़ी के भीतर नहीं, वापस चले गए होंगे। वापस? लक्ष्मण ने सपन को देखा। हाँ, सपन क्या उठा। जथुरा को आज़ाद कराकर वापस भी चले गए होंगे। हाँ, लक्ष्मण दास जल्दी से बोला। यही बात होगी, फिर तो हमें भी वापस चलना चाहिए। चुप रहो, मोमोजन ने तीखे स्वर में कहा। वो सब पहाड़ी के भीतर चले गए हैं, हमें उनके पीछे जाना होगा। क्या ये ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हम यहीं रहकर उनकी वापसी का इंतज़ार कर सकते हैं। आलसी मत बनो, समझदार लोग काम करने में सबसे आगे रहते हैं। हम थके हुए हैं, नींद भी आ रही है, ये रात तो हम यहीं पर बिताएंगे। हमने वक्त ख़राब नहीं करना है, मोमोजिन बोला। हमें चलना होगा। हमने कौन से 3 मान लेने वहाँ जाकर, सपन चड्ढा तीखे स्वर में बोला। यहीं पर उनकी वापसी का इंतज़ार? नहीं, हमें, मोमोजिन कहते कहते टटका। अगले ही पल उसकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आंखें बंद कर ली, साथ ही फिर धीरे धीरे सिर हिलाने लगा, जैसे किसी की बात सुन रहा हो। जथुरा के सेवकों से बात कर रहा है कमीना, लक्ष्मण दास कह उठा। मोमोजिन धीरे धीरे सिर हिला रहा था। फिर मोमोजिन बोला, मैं अभी चल देता हूँ। यहाँ टांगों की जान निकली हुई है, ये चलने की बात कह रहा है। अगले ही पल मोमोजिन ने आंखें खोली और दोनों से बोला, हमें यहाँ से चलना है, हम नहीं जाएंगे, थके पड़े हैं। सपन चड्ढा ने कहा, हम जिन नहीं हैं जो कि। खबरदार, जो जिन बनने की भी सोची। तुम साधारण लोग जिन बनने की कैसे सोच सकते हो? जिन बनने के लिए कई बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। तुम लोग तो ज़रा सा चल नहीं सकते। जरा सा? सारा दिन हो गया चलते चलते और तुम कहते हो कि ये जरा सा चल नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने दिनों तक तुम लोगों के साथ कैसे रह लिया मैं। क्या? लक्ष्मण दास हड़बड़ाया। तुम कह रहे हो ये बात? मैं क्यों नहीं कह सकता? तुम तो हमें यार कहते थे, हमारे लिए जान देने की बात कहते थे। मोमोजिन नज़र ने चुराता क्या उठा। तब की बात और थी। और क्यों थी? वो तब किसी ने शरारत करके मुझ में इंसानी इच्छाएं डाल दी थी, तब मैं इंसान जैसा बन गया था। तब हमने ही तुम्हें बचाया कि तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। हमने तुम्हें जलेबियाँ, रबड़ी खिलाई, तुम्हें सिल्क के कपड़े सिलवा कर दिए। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास चतुरा, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा, और वो भी अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में। खबरदार, जो जिनसे खाने पीने की बातें की, मोमोजिन कठोर स्वर में बोला। गलत क्या कहा? तुम दोनों शिष्टता भूल गए हो क्या? जलेबी रबड़ी खाते हुए तुम्हारी शिष्टता कहाँ थी? ज़्यादा बोले तो मैं तुम लोगों को नंगा कर दूंगा। हाँ, कर दे, लक्ष्मण दास गुस्से से बोला। यहाँ मैं नंगा देखने के लिए है ही कौन? ठीक कहा, सपन ने सिर हिलाया। कर दे नंगा। मोमोजिन ने दोनों को घूरा। देखता तो ऐसे कि जैसे खा जाएगा हमें, सपन चड्ढा ने मुंह बनाकर कहा। बड़े देखे हैं ऐसे जिन। मैं तुम दोनों की बुद्धि पलटा रहा हूँ, तब तुम जथुरा महान है। जथुरा महान ही कहते रहोगे। बुद्धि कैसे पलटाओगे? अपनी ताकत से। तब तुम लोग सोचने समझने के ज़रा भी काबिल नहीं रहोगे। मेरे पीछे पूँछ हिलाओगे। पूँछ? मतलब कि कुत्ते बन जाएंगे हम, सपन, लक्ष्मण दास ने कहा। यह ऐसा नहीं कर सकता, हमें से धमका रहा है। क्या पता करते, फिर हम क्या करेंगे? लक्ष्मण और सपन की नज़रें मिली। क्या करें? लक्ष्मण दास बोला। इसकी मान लेते हैं, सपन चड्ढा ने परेशान स्वर में कहा। ठीक है, बाद में साले से निपटेंगे, लेकिन हम थके हुए हैं, चल नहीं सकते। उनकी बात सुनता मोमोजिन बोल पड़ा। मैं तुम दोनों को अपनी शक्ति से पहाड़ी के ऊपर पहुंचा दूंगा, ये ठीक रहेगा। चलो मेरी बाहें पकड़ो और आंखें बंद कर लो, मोमोजिन ने अपनी बाहें फैलाकर कहा।
ऐसी सैर तो हम पहले भी कर चुके हैं। विस्तार से जानने के लिए पढ़िए पूर्व उपन्यास जथुरा। दोनों खाना खा चुके थे। वे उठे और दोनों ने मोमोजिन की फैली बाहों में से एक एक बाह पकड़ ली। उसी पल मोमोजिन बड़बड़ाया कुछ। लक्ष्मण, कस के पकड़ना, गिर मत जाना, सपन चीखा। तू अपना ख्याल रख। अगले ही पल मोमोजिन का शरीर दोनों को बाहों में फंसा जमीन से ऊपर उठने लगा। मोमोजिन के पांव जथुरा के चेहरे पर नाक की गुफा के पास पड़े। फिर लक्ष्मण दास और सपन चड्डा के पांव भी नीचे टकराए। वे सक्षल पहाड़ी के ऊपर चंद मिनटों में पहुंच गए थे। यार तुम तो हनुमान जैसे उड़ते हो, लक्ष्मण दास बोला। खबरदार, मैं जिन्न हूँ, मुझे किसी के साथ ना मिलाओ। जिन्न क्या हो गया, तोप समझता है खुद को, सपन चड्डा व्यंग से बोला। मेरी बाहें छोड़ो। दोनों ने बाहें छोड़ी। मोमोजिन की उंगली से निकली रोशनी ने उन्हें सब कुछ नजर आ रहा था। लक्ष्मण, ये क्या, हम पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए? हाँ, जिन बनना भी क्या मज़ेदार खेल है, जहाँ चाहे पलक झपकते ही पहुंच जाओ। तो इसने हमें दिन में इतना चलाया क्यों? पागल है साला। शिष्टता से बात करो, मोमोजिन ने सख्त स्वर में कहा। शिष्टता से ही तो कर रहे हैं। थोड़ी और शिष्टता का इस्तेमाल करो। सुन लिया सपन? बोलने दे इसे। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो औरतों के बीच में तुम लोगों को नंगा कर दूंगा। यहाँ औरतें हैं ही नहीं, कहीं तो मिलेंगी तब मैं। ऐसा मत कह यार, मैं जिन्न हूँ यार। नहीं, ठीक है, जिन्नी सही। तू कोई उल्टा काम मत करना, हम तेरी बात मानेंगे। लेकिन अब जाना कहाँ है? हमारे सामने दो गुफाएं नज़र आ रही हैं। पहाड़ी के भीतर जाने का रास्ता इन गुफाओं से ही है। ये तो दो हैं। कौन सी से भीतर जाएं? बाईं वाली गुफा से भीतर जाएंगे। पाठक बंधु याद रखें कि देवराज चौहान, मोना चौधरी, अन्य सब दाईं वाली गुफा से भीतर गए थे। दाईं से क्यों नहीं? सपन चड्डा ने पूछा। जथुरा के सेवकों ने मुझे बाईं तरफ वाले रास्ते से भीतर जाने को कहा है। ठीक है, चलो। तीनों आगे बढ़े और बाईं गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। उनके भीतर प्रवेश करते ही वो सारी जगह रोशनी से जगमगा उठी। मोमोजिन ने अपनी उंगली से निकलती रोशनी बंद कर दी। ये रोशनी कहाँ से आ गई? लक्ष्मण दास बोला। सामने ही रास्ता नजर आ रहा था। मोमोजिन आगे बढ़ता कह उठा, मेरे पीछे आओ। दोनों उनके पीछे चल पड़े। ये मायावी पहाड़ी है लक्ष्मण, सपन चड्डा उसके करीब आकर कह उठा। सुना तो है, तिलिस्म का भी कुछ है भीतर। मोमोजिन ने बताया था। ये सब बातें तो मुझे क्यों याद दिला रहा है? हम फंस गए तो मोमोजिन फ़ौरन खिसक जाएगा, तब हमारा क्या होगा? इस कमीने जिनका कोई भरोसा नहीं। तभी आगे चलता मोमोजिन कह उठा, मुझ पर पूरा भरोसा रखो, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम हमारी बातें सुन रहे हो? भूल गए? मैंने बताया था कि तुम दोनों के कानों में सेंसर लगा रखे हैं, जो भी बात करोगे मुझे सुनाई देगी। क्या मुसीबत है, यहाँ जिन्न भी है, सेंसर भी है, सैटेलाइट भी है। कैसी दुनिया है ये? हमारी दुनिया ज़्यादा बेहतर है, सबन चट्टा ने कहा। यह दुनिया ज़्यादा अच्छी है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ जिन्नों को आराम से रहने दिया जाता है। तुम्हारी दुनिया में जिन्नों के लिए जगह नहीं है। वहाँ इंसानों के रहने की जगह नहीं है, तो जिन्नों को कहाँ जगह मिलेगी? हम जिन जब भी तुम्हारी दुनिया में जाते हैं, रहने की जगह को लेकर हमारे सामने समस्या आ जाती है। कई बार तो चुपके से लोगों के घरों में घुसकर अपना ठिकाना बनाना पड़ता है। अच्छे जंगल भी नहीं दिखते वहाँ। लोगों के घरों में घुसकर तुम जिन वहाँ उत्पात भी मचाते हो। कभी कभी ऐसा क्यों करते हो? उस घर के लोग जिनको असमय तंग करते हैं, आराम नहीं करने देते, हमारी कार्यशैली में बाधा डालते हैं। तब जिन को क्रोध आ जाता है तो वो गुस्से में वो घर की चीज़ों को आग लगा देता है, बर्तनों को इधर उधर फेंकता है। जानते हैं तुम लोगों के इन कामों से घर के लोग कितने डर जाते हैं। तो वो हमें तंग ना करें। तुम उनके घर में घुसते ही क्यों? हमें भी तो ठिकाना चाहिए। किसी के घर में घुसकर बैठ जाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये बदमाशी है। जिन्न की हरकतें बदमाशों जैसी ही होती हैं, परंतु हम बदमाश नहीं, जिन्न होते हैं। छोड़ यार, लक्ष्मण दास बोला। किसके मुंह लग गया तू? बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हो तुम दोनों। कुछ देर बाद ही वो खुली जगह में जा निकले। यहाँ धूप निकली हुई थी। सामने पेड़ों की कतारें नजर आ रही थी, तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ तो दिन निकला हुआ है, सपन चड्डा के होठों से निकला। सूर्य भी निकला हुआ है। ये क्या हो रहा है सपन? हम तो अभी अंधेरे में थे, रात हो रही थी। परंतु परंतु ये सब क्या? मोमोजिन कह उठा। यहाँ से महाकाली की मायावी दुनिया शुरू होती है। ये उसी की दुनिया का सूरज है। ये सब चीज़ें उसने अपनी शक्तियों से बना रखी हैं। वो बहुत ताकतवर शक्ति है। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? देवा मिन्नो की सहायता के लिए। शायद उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ जाए। देवा मिन्नो को ढूंढना होगा कि वो कहाँ है। देवा मिन्नो की सहायता? हम भला क्या सहायता कर सकते हैं? खामोश आओ। मोमोजिन की नज़रें हर तरफ जा रही थी। जरा सा चलते हैं और हम थक जाते हैं। हम भला क्या किसी की सहायता? लक्ष्मण कह, यह महाकाली नाम की बहुत बड़ी जादूगरनी की जगह है, तो हम बिना पूछे उसके हाथ में घुस आएं, वो हमें मार देगी। ये साला मोमोजिन तो भाग जाएगा जान बचा के। वो देख, जथुरा के सेवकों से बात कर रहा है हरामी। मोमोजिन एक तरफ सिर झुकाए, आंखें बंद किए, कान पर हाथ रखे हौले हौले सिर हिला रहा था। ऐसा वक्त कुछ देर तक रहा, फिर वो सामान्य होकर उधर उधर देखने लगा। हमें इस तरफ जाना है। इधर क्या है? नदी है, वहाँ हमें सवारी मिलेगी काले रंग की, उस पर सवार हो जाना है। काले रंग की सवारी नदी में? पागल हो गया लगता है। आओ। लक्ष्मण और सुमन मोमोजिन के पीछे चल पड़े। यह हमें थका देगा।
जो किस्मत में लिखा है वही होगा। मैं टांगों की किस्मत की बात कर रहा हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता। 10 मिनट के बाद ही उन्हें नदी दिखाई देने लगी, दूर तक जाती लंबी नदी। उसका पानी मध्यम गति से बह रहा था। किनारे पर 14 नावें एक ही कतार में खड़ी थीं। नाविक या चप्पू नावों में नहीं नजर आ रहे थे। वे किनारे पर पहुंचकर टिटके। रंग बिरंगी नावें थीं वो, लाल, पीली, नीली, काली, हरी, गुलाबी, भूरी, यानी कि सबका रंग अलग अलग था। हम काली नाव पर बैठेंगे, मोमोजिन बोला। तुम भी? लक्ष्मण दास ने उसे देखा। मैं क्यों नहीं बैठ सकता? जिन ने लक्ष्मण दास को देखा। तुम जिन्न हो, तुम्हें अपनी शान बनाए रखनी चाहिए। जिन्न भी भला नाव में सफ़र करते हैं। तुम्हें तो शान से नाव के ऊपर ही ऊपर उड़ते हुए आना चाहिए हमारे साथ। क्यों सपन? ठीक ही तो कहा है तूने। जब नाव में बैठकर सफ़र हो सकता है तो मैं अपनी शक्ति व्यर्थ में क्यों खर्च करूं? कंजूस है, अपनी ताकत खर्च करने में डरता है। मोमोजिन आगे बढ़ा और काली नाव में जा बैठा। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा भी नाव में पहुंच गए। ये चलेगी कैसे? सपन चड्ढा ने कहा। नाविक नहीं, चप्पू नहीं। और तभी नाव धीमे से आगे सरकने लगी। चल पड़ी। बैठ जा सपन, लक्ष्मण दास चीखा। सपन चड्ढा हड़बड़ाकर फौरन नीचे बैठ गया। ये चल कैसे रही है? लक्ष्मण दास ने सपन चड्ढा से पूछा। मुझे क्या पता, जादूगरनी की नगरी है, यहाँ जो हो जाए वही कम है। लक्ष्मण दास ने मोमोजिन को देखा जो आराम से बैठा था। देख तो कैसे मुफ्त की सवारी करने में मस्त है, लक्ष्मण दास क्या उठा। नाव किनारे से नदी के बीचों बीच पहुंची और फिर धीरे धीरे तेज़ होने लगी। ना तो इंजन की आवाज़, ना चप्पू। बे आवाज़ सी वह नदी के पानी पर दौड़े जा रही थी। हर पल जैसे नाव की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मोमोजिन, लक्ष्मण दास परेशान से कह उठा। ये चल कैसे रही है? इंजन नहीं, चप्पू नहीं, चलाने वाला नहीं। चल तो रही है, मोमोजिन बोला। आराम से बैठे रहो। लेकिन लेकिन जाना कहाँ है? मैं नहीं जानता। नाव हमें जहाँ पहुँचाएगी वही हमारी मंजिल होगी। मंजिल? वहाँ क्या होगा? यहाँ पर मैं भी तुम्हारी तरह नया ही हूँ। इस मायावी पहाड़ी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। महाकाली को तो जानते होगे? नहीं। नाव की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि उन्हें नाव को पकड़कर बैठना पड़ रहा था, जबकि मोमोजिन मज़े में बैठा था। सुना तुमने लक्ष्मण? सपन चड्ढा ऊंचे स्वर में कह उठा। ये महाकाली को नहीं जानता, मायावी पहाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता, यहाँ के रास्तों का इसे पता नहीं, और हमें अपने साथ यहाँ ले आया है। मुसीबत आने पर यह तो भाग जाएगा, तब हमारा क्या? मैं नहीं भागूंगा, मोमोजिन बोला। तेरा क्या भरोसा? तू तो कहता है कि जिन झूठ नहीं बोलते हैं, और तूने कभी सच बोला नहीं। कभी तो हमारा पक्का यार बनता था और अब तू हमें नंगा घुमाने को कहता है। तू तो सबसे बड़ा कमीना है। मोमोजिन मुस्कुराया। देख तो सपन, साला पहली बार अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराया। तुम दोनों नादान बच्चे हो। नादान बच्चे? हम तो उम्र में तुमसे बड़े हैं, सपन चड्ढा कुड़कर बोला। जिन्न की उम्र की बराबरी करने की चेष्टा मत करो। जिन्नों की उम्र हज़ारों साल लंबी होती है। हमारे मालिक बदलते रहते हैं, परंतु हम वही रहते हैं। तुम इंसान तो 50-60 बरस की उम्र में ही मर जाते हो। 50-60? लक्ष्मण दास तेजी से भागती नाव में चिल्लाया। 50 के तो हम दोनों हैं। उम्र हो गई तुम दोनों की, मरने वाले हो अब। देखा सपन, ये हमें मार रहा है, मौत के रास्ते पर ले जा रहा है, तभी तो कह रहा है कि हम मरने वाले हैं। साले को सब पता होगा। इस साले से फुर्सत में निपटेंगे। जब हम ही निपट गए तो फिर इससे क्या निपटाना। तुम दोनों चाहो तो मरने के बाद जिन बनने की लाइन में भर्ती हो सकते हो। वो कैसे? मरने के बाद शमशान में लगे पीपल पर अपना घर बना लेना, वहाँ से तुम दोनों को आगे का रास्ता मिलेगा। कैसा आगे का रास्ता? कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद भूत प्रेत की योनि में प्रवेश। लेकिन तुम तो जिन्न बनने को कह रहे। सीधे कोई भी जिन्न नहीं बन जाता, एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। पहले भूत प्रेत बनकर क्लासें पढ़नी पड़ती हैं। भूत प्रेती के काम में माहिर होकर टेस्ट पास करना पड़ता है। पास होने के बाद लंबी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और बूढ़े जिन्न सबको सिखाते हैं, परंतु कोई कोई ही सीख पाता। लक्ष्मण, सपन चड्ढा चीखा। इस हरामी की बातें मत सुन, ये तो हमें जीते जी जिन्न बना देगा। अभी हमारे खेलने खाने के दिन और ये कहता है कि हमारी मौत आ। इसी पर नाव की रफ्तार एकाएक कम होने लगी। ये तो धीमी होने लगी, लक्ष्मण दास के होंठों से निकला। हम कहाँ पहुँच रहे हैं लक्ष्मण? लक्ष्मण दास ने हड़बड़ाकर मोमोजिन से कहा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? जिन्न को कभी डर नहीं लगता, मोमोजिन बोला। लक्ष्मण और सपन की नज़रें घूमी। नदी के दोनों तरफ घना जंगल दिखाई दे रहा था। सुनसान जगह थी वो, कोई भी इंसान नहीं दिखा। हम कहाँ आ गए मोमोजिन? सपन चड्ढा ने पूछा। मैं नहीं जानता। बुरा वक्त आने पर तू तो खिसक जाएगा, हमारी जान नहीं बचेगी, सपन चड्ढा ने मोमोजिन से कहा। मैं नहीं भागूंगा। पक्का? जिन पर शक मत करो, जिन का विश्वास करना सीखो। सपन, हाँ, इसका भरोसा कभी मत करना। इसका भरोसा कर करके तो हम यहाँ तक आ पहुँचे। पहले हमें यार कहता ना थकता था और हमें नंगा करके घुमाने को कह रहा है। ये कमीना है, धोखेबाज है। मैं तेरी बात से सहमत हूँ, लेकिन अब हमारा क्या होगा? महाकाली की पहाड़ी है ये। मुझे लगता है कि अब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। कहीं ये जिन हमारी बलि देने के लिए तो हमें नहीं ले जा रहा है? दोनों की नज़रें मिली, फिर मोमोजिन को देखा। मोमोजिन को अपनी तरफ देखते पाकर मुस्कुराते पाया। सपन, हाँ, पहले ये मुस्कुराया ना करता था, जब से महाकाली की पहाड़ी में आया ये मुस्कुराने लगा है। रहस्य वाली बात है कोई। पक्का ये हमारी बलि देगा,
महाकाली को बलि देकर खुश करना चाहता है। यह महाकाली वो महाकाली नहीं है। वो महाकाली कौन सी है? वो तो भगवानों की श्रेणी में आती है, माँ महाकाली, जिसे हमारी दुनिया के लोग पूजते हैं। ये तो इस दुनिया की महाकाली है, तभी तो हमारी बलि दी जाएगी। इस दुनिया की महाकाली हमारी बलि मांगती होगी, तभी हमें लाया गया। मोमोजन मुस्कुराता हुआ इन्हें देखे जा रहा था। तुम हमारी बातें सुन रहे हो, कुछ कहते क्यों नहीं? लक्ष्मण दास कह उठा। मेरी मुस्कान का रहस्य जानना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, तो सुनो। पहले तुम इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करते थे, इसलिए मैं मुस्कुराता नहीं था। तुम कहना चाहते हो कि हम बेवकूफ़ हैं? अवश्य तुम लोग बेवकूफ़ ही हो, वरना बलि जैसी घटिया बातें करके मेरे जैसे सर्वश्रेष्ठ जिन की तौहीन नहीं करते। तुम दोनों ने ये कैसे सोच लिया कि जिन बलि देना जैसा घटिया काम करेगा? तो हमें यहाँ क्यों लाए हो? जथुरा के सेवकों ने मुझे आदेश दिया तो मैंने ऐसा किया। कश्ती किनारे पर जाकर ठहर गई। चलो, कहकर मोमोजिन उठा और नाव से निकलकर किनारे पर पहुंच गया। चलना तो पड़ेगा सपन। वे दोनों भी नाव से बाहर नदी के किनारे पर आ गए। उसी पर नाव में हरकत हुई और वो पानी में सरकती हुई वापस जाने लगी। मोमोजिन, नाव जा रही है, सपन चड्ढा कह उठा। जाने दो, हमें वापस जाना हुआ तो कैसे जाएंगे? तब दूसरा रास्ता खुद ही बन जाएगा वापसी के लिए। दोनों की नज़रें हर तरफ घूमी। घना, गहरा, दिल धड़का देने वाला जंगल था। हवा से पत्तियों का शोर खड़खड़ पैदा कर रहा था। चुप्पी और गहरा सन्नाटा था वहाँ। ये कैसी जगह है? यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैं भी नहीं जानता कि मोमोजिन कहते कहते टिटका। उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई, आंखें बंद हो गईं। फिर हौले हौले मोमोजिन सिर हिलाने लगा। आ गया वायरलेस, सपन कड़वे स्वर में बोला। हम तो पागल हो गए हैं यहाँ आकर। अभी तो और होना है। अब पता नहीं ये जिन क्या बम फोड़ेगा। चेहरा तो देख इसका, लगता है आंखें बंद करके जैसे तपस्या करके ज्ञान पाने में लीन हो। हरामी बहुत है साला, हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हमें अपना गुलाम कहता है। आंखें खुल गई कमीने की। मोमोजिन ने दोनों को देखते कहा, हमें थोड़ा सा पूर्व की तरफ जाना है। वहाँ क्या है? वहाँ हमें तुम जैसे ही इंसान मिलेंगे। हम जैसे? मोमोजिन ने सिर हिलाया। सपन चड्ढा ने मोमोजिन को देखा, फिर लक्ष्मण दास से कहा, हमारे जैसे इंसानों का यहाँ पर क्या काम? मेरे से क्या पूछा? मुझे क्या पता? तुम उन इंसानों को जानते होगे, मोमोजिन ने कहा। ये बात है तो चलो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरी सूरत तो देखने को मिलेगी, लक्ष्मण दास ने कहा। वे तीनों पूर्व दिशा की तरफ चल पड़े। सपन, वहाँ कौन होगा? जिन्हें हम जानते हैं, देवराज चौहान या मोना चौधरी ही होंगे। फिर तो ठीक है, पहला मौका मिलते ही जिनसे पीछा छुड़ाना है हमने। मुझे मौका मिला तो गर्दन काट दूंगा इसकी। सेंसर लगे हैं, सुन रहा है ये कमीना हमारी बातें। तभी चलते चलते मोमोजिन ने कहा, इंसानों की जात घटिया होती है, ये तो मैं पहले ही जानता हूँ। इंसानों का कितना भी कर लिया जाए, ये एक दिन उसी की गर्दन काट देते हैं जो इनकी सेवा करता है। इससे ज़्यादा मतलबी जात मैंने दूसरी नहीं देखी। तुमने हमें तंग कर रखा है, तभी हम तुम्हारी गर्दन काटने की सोच रहे हैं। मैं तो तुम दोनों का बहुत ख्याल रख रहा हूँ, वरना हम जिन तो गले में रस्सा डालकर खींचते हुए चलते। गले में रस्सा? सपन चड्ढा हड़बड़ाया। तुम दोनों के साथ मैं ऐसा नहीं कर रहा, यही कसर रह गई है, ये भी कर लो, सपन चड्ढा ने कड़वे स्वर में कहा। मैं एक बार कुत्ता बना था, मोमोजिन बोला। क्या? लक्ष्मण दास क्या उठा। कुत्ता? हाँ, जिन बनते समय मेरे इम्तिहान का वक्त आया तो मैंने कहा कि इंसान बुरे नहीं होते, तो उन्होंने मुझे सबक सिखाने के लिए कुत्ते का जन्म दिलवा दिया। कुत्ते के जन्म में मैं अपने मालिक का वफादार बनकर रहने लगा। कई बार मालिक को मुसीबतों से बचाया। 10 साल बाद जब मैं बूढ़ा हुआ तो मुझे घर से निकाल दिया गया, परंतु उस घर से मेरा मोह था। मैं घर के पास ही घूमता रहा, उसी मकान के गेट के बाहर ही दिन रात बैठा रहता। मालिक ने मुझे अपने घर से दूर भगाने की बहुत चेष्टा की, परंतु मेरा प्यार मुझे दूर नहीं जाने देता। फिर एक रात मैं उसी मकान के गेट के बाहर सोया हुआ था कि मालिक ने चुपके से चाकू से मेरी गर्दन काट दी। मैं मर गया। अच्छा, फिर जब मैं कुत्ते के शरीर से निकलकर वापस पहुंचा तो पुनः मेरी परीक्षा हुई। परीक्षा में वही सवाल सामने आया कि इंसानों की जात के बारे में आपकी क्या राय है? तुमने क्या जवाब दिया? सपन चड्ढा ने पूछा। मैंने क्या जवाब दिया? मोमोजिन मुस्करा पड़ा। मैंने कहा, इस धरती पर चींटे से लेकर हाथी तक, पशु से लेकर पक्षी तक, ऐसी कोई चीज़ जिसमें जीवन है, उन सबसे बुरे इंसान होते हैं। तुमने ऐसा कहा? हाँ, और मैं परीक्षा में पहले नंबर पर पास हुआ। मुझे सर्वश्रेष्ठ जिन माना गया। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम जिन इंसानों को कैसी नज़रों से देखते हैं, मोमोजिन ने शांत स्वर में कहा। तीनों तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। मैं तो पहले ही कहता था कि ये हरामी जिन्न है, लक्ष्मण दास बोला। इंसानों को बुरी निगाहों से देखता है, इसे ये नहीं मालूम कि इंसानों की जात इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मोमोजिन मुस्कुराया। कमीना फिर मुस्कुराता है। तुम लोग मेरे से शिष्ट भाषा में बात करो। मुझे गुस्सा आ गया तो गले में रस्सी डालकर घसीटूंगा। ये जीते जी हमारी बलि देगा। इसकी नीयत में खोट है, ये खुद भी खोटा है। चुप हो जाओ, वरना। चुप हो जा लक्ष्मण, इसे गुस्सा आने वाला है। मुझे थकान हो रही है। तभी मोमोजिन ठिठका और गर्दन टेढ़ी करके सिर हिलाने लगा। उसके बाद पुनः आगे बढ़ता क्या उठा। हमें उस तरफ जाना है, वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है। नदी के किनारे पर ही वे हमें मिलेंगे। पर वे हैं कौन? उनके बारे में कुछ तो बता दो।
पता चल जाएगा, ज़रा तेज़ चलो, तुम दोनों तो सुस्तों की तरह चल रहे हो। ये तो हमें चला चला के हमारी जान लेगा। तेरे को लगता है कि हमारे साथ सच बोलता है? पता नहीं। लक्ष्मण दास ने गहरी सांस ली। लेकिन यहाँ पर तो इसी का सहारा है। जल्दी ही नदी किनारे उन्हें एक जगह पर ठिठक जाना पड़ा। वहाँ जगमोहन, सोहनलाल और नानिया बेहोश पड़े थे। ये तो जगमोहन सोहनलाल है, लक्ष्मण दास के होठों से निकला। ओह, कोई तो अपने जैसा मिला, वरना इस जिन्न के साथ तो रहकर तो हम अपनी जात भी भूलने लगे थे। अब तो मानते हो कि मैंने सच कहा था? जिन्न झूठ नहीं बोलते, मोमो जिन्न ने कहा। तुम तो अब तक हमसे झूठी बोले हो। इन्हें क्या हुआ पड़ा है? बेहोश हैं, होश में लाओ इन्हें। ये युवती कौन है? सपन चड्डा ने पूछा। नानिया है, काल चक्र की रानी साहिबा। खूबसूरत है क्यों सपन? लक्ष्मण दास ने धीमे स्वर में कहा। सपन चड्डा के कुछ कहने से पहले ही मोमोजिन कह उठा। तुम इंसानी मर्दों की यह बड़ी समस्या है कि औरत देखी नहीं कि उसके गिर्द मंडराने लगी। यह समस्या तो हम मर्दों के साथ चिपकी हुई है। लक्ष्मण दास ने गहरी सांस ली। जिन्नों में तो मर्द औरत नहीं होते। नहीं, हम जिन्नों में वो समस्या होती ही नहीं जो मर्दों में होती है। फिर तुम इंसानी मर्दों की समस्या को नहीं समझ सकते? हम भी कई बार परेशान हो जाते हैं इस समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते। मोमोजिन कमर पर हाथ बांधे वहीं पर टहलने लगा। बहुत पक्की बेहोशी थी तीनों की। 1 घंटा लग गया उन्हें होश में लाने में। सपन लक्ष्मण को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन पर निगाह पड़ते ही जगमोहन के होठों से निकला, तुम? लक्ष्मण दास, सपन? थके अंदाज में दोनों ने सिर हिलाया। तुम दोनों यहाँ कैसे? सोहनलाल ने पूछा। लक्ष्मण ने मोमोजिन की तरफ इशारा करके कहा, यह हमें पालतू कुत्तों की तरह घुमाया जा रहा है, फंसे पड़े हैं बुरी तरह। अब तुम लोगों के मिल जाने से राहत मिली है कि दुनिया में इंसान भी बसते हैं। सपन चड्डा ने नानिया को देखा और मुस्कुरा पड़ा। सोहनलाल, नानिया क्या उठी। ये मुझे देखकर मुस्कुराता है? तेरा भाई है, बहन पर तो प्यार आएगा ही। भाई? सपन चड्डा ने लक्ष्मण दास को देखा। ठीक ही तो कह रहा है सोहनलाल, लक्ष्मण दास ने जल्दी से कहा। तेरी बहन तो है ये। फिर तो तेरी भी होगी, सपन चड्डा ने चिढ़कर कहा। मेरा क्या, मैं तो संसार को त्यागने की सोच रहा हूँ। रिश्तों में मेरा कोई विश्वास नहीं। तू तू सपन चड्डा ने कहना चाहा। चुप कर, लक्ष्मण दास ने कहा। फिर जगमोहन सोहनलाल से बोला, तुम लोग यहाँ कैसे? हम महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी के भीतर आ गए थे, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। उस वक्त हम जथुरा के पास जाने के लिए नदी पार कर रहे थे। मगरमच्छों ने हमें अपने जबड़ों में कस लिया। इसके साथ ही हम तीनों बेहोश हो गए। उसके बाद अब होश में आए तो तुम लोगों को सामने पाया। ये जगह कहाँ पर है? सोहनलाल ने पूछा। हम तो इतना जानते हैं कि यह काल चक्र है, सब जगह एक जैसी है, सपन चड्डा ने कहा। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? यह मोहम्मद जिन्नी हमें चक्कर गिन्नी की तरह घुमाया जा रहा है। जिधर चाहता है हमारी स्टेयरिंग उधरी मोड़ देता है। लगता है जब तक हमारी जान नहीं निकलेगी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लक्ष्मण दास बोला। लेकिन तुम लोग महाकाली की मायावी पहाड़ी में क्या आए क्यों? बताया तो मोमोजिन खींचे जा रहा है हमें। कहता है देवा मिन्नो को हमारी सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। सपन चड्डा ने लंबी सांस लेकर कहा। भला जिनसे कोई पूछे कि हम देवराज चौहान की सहायता करने के लायक ही कहाँ हैं? देवराज चौहान कहाँ है? वो भी इसी तिलिस्मी पहाड़ी के भीतर है, सभी भीतर हैं। हम ज़रा उनके पीछे रह गए, वरना उनके साथ ही होते। मुझे बताओ क्या हुआ था? देवराज चौहान से अलग हुए मुझे बहुत देर हो गई है। जानता हूँ, तुम्हें काल चक्र ने अपने में फंसा लिया था और तुम्हारी जगह मखानी जगमोहन बन के आ गया। ये जानने के लिए पढ़े राजा पॉकेट बुक से प्रकाशित अनिल मोहन का उपन्यास पोते बाबा। ओह, जगमोहन के होठ बिछ गए। सब बातें बताओ, सोहनलाल बोला। हम इन बातों से अनजान हैं। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा ने सब कुछ बताया। जगमोहन सोहनलाल जो नहीं जानते वो अब जान चुके थे। तो ये हुआ देवराज चौहान, मोना चौधरी और बाकी सबके साथ। जगमोहन सोच भरे स्वर में क्या उठा। तुम जानते हो कि जथुरा कहाँ पर कैद है? सपन चड्डा ने पूछा। नहीं, हमें इतना ही पता है कि वो पूर्व दिशा में कहीं पर है। वो पक्का नहीं, बूंदी ने बताया था, सोहनलाल बोला। बूंदी? जगमोहन की नज़रें घूमी। वो कहाँ है? सोहनलाल और नानिया ने भी हर तरफ देखा, परंतु बूंदी कहीं ना दिखा। लगता है वो हमारे पास नहीं है, नानिया बोली। वो तो कहता था कि हमारे पास ही रहेगा। कौन है बूंदी? लक्ष्मण दास ने पूछा। जगमोहन ने कम शब्दों में बूंदी के बारे में बताया। इसका मतलब तुम लोगों के साथ भी मोमोजिन की तरह कोई हरामी चिपका हुआ है, सपन चड्डा ने कहा। नानिया ने मोमोजिन को देखते हुए कहा, यह जन हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? ये बहुत हरामी है, लक्ष्मण दास बोला। क्या मतलब? दूर रहकर ही ये मज़े से हमारी बातें सुन रहा है। हमारे कानों में सेंसर लगा रखे हैं। हम जो भी बात करेंगे सुनेंगे वो इसे भी सुनाई देंगी। बहुत पहुंची हुई चीज़ है। कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन पक्का हरामी है। झूठ के अलावा कुछ भी नहीं कहता। हमें यार कहता था और कपड़े उतारकर नंगा घुमाने को कहता है। इसका कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर दे। लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नानिया क्या उठी। क्यों? ये जथुरा का सेवक है और हम जथुरा को आज़ाद कराने ही महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी में आए हैं। हमसे जथुरा महान है बुलवाता रहता है। पता नहीं कि कितना महान है जथुरा, सपन चड्डा ने कड़वे स्वर में कहा।
इस जिन से बात करते हैं, सोहनलाल ने कहा। जथुरा तक पहुंचने में यह हमारी सहायता कर सकता है। ये कुछ नहीं जानता, लक्ष्मण दास क्या उठा। हमें बता चुका है ये बात। फिर भी तभी नानिया क्या उठी। वो रहा बूंदी। सबकी निगाह उस तरफ घूमी। बूंदी एक पेड़ के नीचे छाया में सुस्त मुद्रा में बैठा हुआ था। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा की नज़रें मिली। लक्ष्मण, ये बूंदी हमें बाहर जाने का रास्ता बता सकता है? हाँ, इसे सब रास्तों का पता होगा। बूंदी की बातों में मत फंसना, जगमोहन ने कहा। दोनों ने जगमोहन की बात को अनसुना कर दिया। तभी मोमोजिन पास आ पहुंचा और दोनों से बोला, कहो, जथुरा महान है। फिर आ गया तू, सपन चड्डा ने कहना चाहा। बोलो वरना मुझे गुस्सा। जथुरा महान है, दोनों ने एक साथ कहा। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा ने एक दूसरे को देखा। आंखों में इशारे हुए, फिर बूंदी की तरफ बढ़ गए। दोनों पेड़ की छाया में बूंदी के पास पहुंचे। नमस्कार भैया, लक्ष्मण दास ने शराफत से कहा। अच्छा हुआ जो तुम दोनों मेरे पास आ गए। क्यों? मैं अकेला बेचैन हो रहा था, कोई मेरे से बातें करने वाला नहीं था, बूंदी ने उदास स्वर में कहा। तुम उदास मत हो, वो हम हैं ना तुम्हारे पास। क्यों लक्ष्मण? हाँ हाँ, हम तुम्हारे यार हैं। बैठ जाओ, खड़े क्यों? बूंदी ने कहा। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा बैठ गए। ये कितना अच्छा इंसान है, लक्ष्मण दास ने सपन चड्डा से कहा। हाँ, हमें पहली बार इतना अच्छा इंसान मिला है, किस्मत वाले हैं हम। मुझे भी तुम दोनों बहुत शरीफ लगे हो, बूंदी ने कहा। देखा सपन, शरीफ शरीफ को कितनी जल्दी पहचान जाता है। सच में मोमोजिन ने तो हमें पागल कर दिया था। बूंदी भाई, तुम इस मोमोजिन से हमें छुटकारा दिला दो। मैं घटिया जिन्नों से बात नहीं करता। सच में वो बहुत घटिया जिन्न है। तुम उससे हमें छुटकारा दिला दो। मैं जिन के मामले में नहीं आता और जिन मेरे मामले में नहीं आता। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। खानदानी दुश्मनी है। महाकाली के सेवकों और जिन्नों के ग्रह नहीं मिलते। महाकाली जिन्नों को ज़रा भी पसंद नहीं करती। समझदार है महाकाली, सपन चड्डा ने सिरे लाया। तुम तो महाकाली की मायावी पहाड़ी के सारे रास्ते जानते हो। हाँ, सब जानता हूँ। हमें बाहर जाने का रास्ता बता दो, हम जिनसे दूर चले जाना चाहते हैं। बाहर जाने के दो रास्ते बताऊँगा, उनमें से एक सही होगा और एक गलत। ये क्या हुआ? मैं दो बातें एक साथ ही करता हूँ, एक गलत एक सही, चुनना तुम लोगों ने। बताओ तो कैसे हम इस मायावी पहाड़ी से बाहर जा सकते हैं? सामने जो नदी है उसमें कूद जाओ, या तो तुम दोनों को मगरमच्छ खा लेंगे या तुम दोनों मायावी पहाड़ी से बाहर पहुंच जाओगे। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा हड़बड़ा गए। नदी में कूद जाए? मगरमच्छ भी हैं वहाँ। बूंदी ने मुस्कुरा कर दोनों को देखा। हमें तो तैरना भी नहीं आता। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बूंदी ने कहा। क्यों? हो सकता है तुम दोनों के डूबने से पहले मगरमच्छ ही तुम दोनों को खा ले। सपन चड्डा ने लक्ष्मण दास को देखकर कहा, सुना तूने, ये हमारा शुभचिंतक है, हमें मायावी पहाड़ी से बाहर जाने का रास्ता बता रहा है। इससे अच्छा तो मोमो जिन्नी है जो हमें सीधा मौत का रास्ता तो नहीं बताता। दोनों उसी पर उठ खड़े हुए। जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? बूंदी ने उदास स्वर में कहा। तू हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं बताता तो हम तेरे पास बैठकर तेरा दिल क्यों बहलाएं? तू हमें मायावी पहाड़ी से बाहर निकाल दे, हम तेरी गोद में बैठकर तेरे साथ खेलेंगे। सच? बूंदी खुश हो उठा। हाँ, तेरा पूरा ख्याल रखेंगे, बता रास्ता। नदी में कूद जाओ, या तो मगरमच्छ खा लेंगे या नदी तुम दोनों को पहाड़ी के बाहर पहुंचा देगी। चल सपन, इसका चक्कर तो जाम हो गया लगता है। दोनों पलटे और जगमोहन की तरफ बढ़ गए। जब लक्ष्मण दास और सपन चड्डा बूंदी की तरफ गए तो जगमोहन, सोहनलाल व नानिया ने मोमोजिन को देखा। मोमोजिन मुस्कुराया। तुम जानते हो हमें? जगमोहन ने पूछा। बहुत अच्छी तरह से। तुम जग्गू हो, ये गुलचंद और ये कालचक्र की रानी साहिबा यानी कि नानिया। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे जथुरा के सेवकों ने बताया कि तुम लोग यहाँ बेहोश हो। जथुरा के सेवक महाकाली की मायावी पहाड़ी के भीतर कैसे देख सकते हैं? जगमोहन ने पूछा। यूँ तो वो महाकाली की पहाड़ी के भीतर नहीं देख सकते, परंतु जहाँ जहाँ हम लोगों के कदम पड़ते जाएंगे सैटेलाइट पर उन लोगों को वहाँ वहाँ की तस्वीरें मिलती जाएंगी, मोमोजिन ने कहा। ऐसा कैसे संभव है? बहुत आसान है, जथुरा के सेवकों के लिए ये सब। तुम सबके ग्रहों को प्रोग्राम करके उस चिप को उन्होंने सैटेलाइट से सीधे वास्ता रखती चिप से कनेक्शन दे दिया। इस तरह सैटेलाइट तुम लोगों की खबरें जथुरा के सेवकों के सामने लगी स्क्रीनों पर दे रहा है। सैटेलाइट की पहुंच पहाड़ी के भीतर तो नहीं है। सैटेलाइट ग्रहों से तुम लोगों को गतिविधियां पकड़कर भेजता है, मोमोजिन ने कहा। सैटेलाइट तुम लोगों ने कब बनाया? सोहनलाल ने पूछा। जथुरा महान है, मोमोजिन मुस्कुरा पड़ा। उस जैसा दूसरा कोई नहीं। मैंने कोई सवाल पूछा है। सोहनलाल की निगाह मोमोजिन पर थी। जथुरा बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी है। सैटेलाइट जैसी चीज़ बनाए उसे 60 बरस से ज़्यादा हो गए। जथुरा जिन्नों का भी मालिक है, तंत्र मंत्र में भी माहिर और विज्ञान में भी उस्ताद है। हाँ, क्या अजीब दुनिया है ये। विज्ञान से वास्ता रखती बहुत चीज़ें बना रखी हैं जथुरा ने, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जथुरा अगर कैद में ना पड़ गया होता तो अब तक उसने नगरी की सूरत बदल देनी थी, परंतु सोबरा की चाल ने जथुरा को फंसा दिया। नानिया देर से मोमोजिन को देखे जा रही थी, फिर क्या उठी। तुम कैसे जिन्न हो? क्यों, क्या मैं जिन्न नहीं लगता? नाक में नथनी, कानों में टॉप्स, और यही जिन्न की पहचान है? मोमोजिन क्या उठा।
हमें सबसे अलग दिखना पड़ता है, हमारी जात सबसे अलग है। अब काम की बात करें, जगमोहन बोला। करो। तुम्हें मालूम होगा जथुरा कहाँ पर कैद है? नहीं मालूम। तुम्हारा सैटेलाइट तो पता लगा सकता है कि जथुरा जथुरा के ग्रहों को प्रोग्राम करके सैटेलाइट द्वारा उसके बारे में जानने की कई बार चेष्टा की गई, परंतु सैटेलाइट उसके ठिकाने को नहीं पकड़ पाया। शायद जथुरा को महाकाली ने बेहद सुरक्षित जगह पर रखा है, मोमोजिन ने कहा। तो हम कैसे जथुरा तक पहुंचेंगे? इस बारे में बूंदी बताता है, एक गलत एक सही, उनमें से एक को चुनना पड़ता है, जगमोहन ने कहा। हम उसकी कही सही बात को चुनने की चेष्टा करेंगे, तुम उससे बात करो। तुम इससे क्यों नहीं बात करते? मैं घटिया लोगों से बात नहीं करता, जिन हूँ मैं। बूंदी घटिया है? हाँ, वो महाकाली का सेवक है। वो नहीं चाहता कि हम जथुरा तक पहुँचे। मेरे मालिक को उसने कैद कर रखा है। अब तक अपने असल रूप में सामने होता तो मैं इसे मार चुका होता, मोमोजिन ने कठोर स्वर में कहा। तुम्हें कैसे पता कि बूंदी अपनी छाया के रूप में मौजूद है? तुमने तो अभी तक उसे छुआ नहीं। जिन ऐसी चीज़ों को देख कर ही महसूस कर लेते हैं। तभी लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा वापस आ गए। दोस्ती गांठा है उससे? मोमोजिन ने उन्हें देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो तो तुमसे भी बड़ा हरामी है, सपन चड्ढा ने गहरी सांस ली। क्यों? हमने पहाड़ी से बाहर जाने का रास्ता पूछा तो बोला नदी में कूद जाओ, या तो मगरमच्छ खा लेंगे या हम पहाड़ी से बाहर पहुंच जाएंगे। ऐसे दो चार से और मिलोगे तो समझ जाओगे कि मोमोजिन जैसा शरीफ दूसरा कोई नहीं। हम तो फंसे पड़े हैं, कोई टांगे खींचता है तो कोई गर्दन। लक्ष्मण दास ने मुंह लटका कर कहा। कोई कुछ नहीं खींच रहा, मोमोजिन मुस्कुराया। तुम दोनों यूं ही वहम में पतले हुए जा रहे हो। सपन, हम कितने कमज़ोर हो गए हैं, लक्ष्मण दास ने कहा। इन हालातों में जिंदा ही ये क्या कम है? तभी जगमोहन उठता हुआ बोला। मैं बूंदी से बात करता हूँ, वो यहीं आ रहा है, नानिया क्या उठी। सबकी निगाह बूंदी की तरफ उठी। वो पास आ पहुंचा था। अकेले में मेरा मन नहीं लग रहा था, सो यहाँ आ गया, बूंदी ने मुंह लटका कर कहा। मोमोजिन ने अकड़ से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था, जगमोहन बोला। कहो कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? बूंदी ने फौरन कहा। तुमने हमें बताया नहीं कि नदी में मगरमच्छ भी हैं, जगमोहन बोला। नदी है तो मगरमच्छ भी होंगे, इसमें बताने की क्या बात है? पूछते तो मैं ज़रूर बताता, बूंदी ने कहा। तुमने हमारे साथ चालाकी की। ऐसा मत कहो, मैं तो महाकाली का आदेश मानकर तुम लोगों का बहुत ख्याल रख रहा हूँ। जगमोहन ने बूंदी को घूरा। बूंदी मुस्कुरा पड़ा। उसके पास पहुँचने पर बूंदी ने कहा। अब क्या है? मैं दिशा भटक गया हूँ। ये मामूली बात है। जथुरा तक पहुँचने के लिए किधर जाना चाहिए मुझे? उत्तर दिशा में चलो यहाँ से, या तो जथुरा तक पहुँच जाओगे या महाकाली तक। मुझे जथुरा के ही पास जाना है। एक ही बात है, महाकाली तक पहुँचे तो वो तुम्हें जथुरा तक ले जाएगी। वो क्यों जथुरा तक ले जाएगी? ये बात महाकाली से पूछना। जगमोहन ने बूंदी को घूरा। बूंदी मुस्कुरा पड़ा। देवराज चौहान कहाँ है? वो सब मज़े में है। कुछ देर पहले ही ब्याह वाले घर में खाना खाया था उन्होंने। क्या मतलब? मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहो। उत्तर दिशा किस तरफ है? जगमोहन ने पूछा। उधर। बूंदी ने एक तरफ इशारा किया, परंतु वहाँ का सारा रास्ता मौसमों से भरा पड़ा है। कदम कदम पर मौसम है। कभी आंधी तूफान तो कभी तेज़ गर्मी, कभी सुहाना मौसम और कभी उमस। मौसमों से तुम्हें सावधान रहना होगा। वो कैसे? एक मौसम ऐसा है कि जिसमें कदम आगे बढ़ाओगे तो तुम सबकी दिशा बदल जाएगी। ऐसा मौसम जब आए तो सबको रुकना। कौन सा मौसम है ऐसा? आंधी वाला भी हो सकता है, तूफान या उमस वाला भी हो सकता है, धूप वाला भी हो सकता है। कोई तो होगा ही, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा है। ये नहीं बताऊँगा, बूंदी मुस्कुराया। खुद पहचान लेना। मैं नहीं पहचान सकता। तब तो उस मौसम में चलकर तुम्हारी दिशा बदल जाएगी, तुम सब मौत की घाटी में पहुंच जाओगे। तुम ठीक से पेश नहीं आ रहे। जो मैं कर रहा हूँ यही मेरा कर्म है, महाकाली ने मुझे ऐसी ही आज्ञा दी है। तुम जब भी कुछ बताते हो उलझन में डाल देते हो। मेरा सच जवाब भी मेरी कही बातों में है, ढूंढ लो। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। एक शर्त पर मैं तुम्हें सही सही रास्ता बता सकता हूँ। कहो। मोमो जिनको अपने से अलग कर दो। उससे तुम्हें क्या समस्या है? अकड़ू है वो, देखा नहीं मेरे पहुंचने पर कैसे उसने मेरी तरफ पीट कर ली थी। मैं उसे पसंद नहीं करता। तुमने उसके मालिक जथुरा को कैद कर रखा है। मैंने नहीं, महाकाली ने। एक ही बात है, तुम उसी के सेवक हो, उसका नाराज़ होना लाजमी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि उसके हक में बात करो। बूंदी ने उसे देखा। मैंने सच बात कही है। ठीक है, जाओ, मैं नहीं बताता कि कौन से मौसम में चलने से तुम लोगों की दिशा बदल जाएगी। तुम बहुत घटिया हो। महाकाली का सेवक हूँ, सच्चा सेवक। मेरा पूरा परिवार महाकाली की सेवा में है। तो यूं कहो कि सभी कमीने हो। बूंदी मुस्कुराकर उसे देखने लगा। जगमोहन वापस पहुंचा और सारी बात बताई। हमें उत्तर दिशा में ही जाना होगा, जगमोहन ने कहा। लेकिन वहाँ मौसमों का असर, सोहनलाल ने कहना चाहा। तभी मोमोजिन कह उठा। उसकी फिक्र मत करो, मौसम को पहचानने की ताकत मुझ में है। तुम कैसे पहचानोगे? जिन्न बनते समय मुझे मौसमों को पहचानने की दिशा शिक्षा दी गई थी। ओह। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नज़रें मिली। सपन खिसक कर लक्ष्मण के पास आया। यार, हम तो मौसमों के चक्कर में बेमौत मारे जाएंगे, सपन चड्ढा ने कहा।
कभी कश्ती भागती है तो कभी मौसम ख़राब हो जाता है। ये तो शुरुआत है, आगे जाने क्या होगा। हमें इनके साथ नहीं जाना चाहिए, हम यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, सपन चड्ढा ने कहा। फिर ऊंचे स्वर में क्या उठा, हमने फैसला किया है कि हम यहीं पर हैं, वापसी पर हमें साथ ले लेना। तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? मोमोजिन कठोर स्वर में बोला। तुम दोनों का मालिक मैं हूँ। तुम हमारे मालिक हो तो क्या हुआ, हम अपना फैसला तो ले सकते हैं। मैं अभी तुम दोनों को नंगा नहीं नहीं, लक्ष्मण दास हड़बड़ा कर बोला। हम चलते हैं साथ में, चल सपन। अब तो चलना ही पड़ेगा। तभी सामने बैठा बूंदी कह उठा, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, बहुत खुश रहोगे। सपन व लक्ष्मण की नज़रें मिली। वो ज़्यादा खतरनाक है, लक्ष्मण दास बोला। अभी तो ये मोमो जिन्नी ठीक है। फिर वे सब उत्तर दिशा की तरफ बढ़ गए। जंगल और घना होता जा रहा था, यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते ज़मीन को छू रहे थे। टहनियाँ नीचे तक झूल रही थीं। पेड़ों के ऊपरी हिस्सों पर टहनियाँ इस तरह फैली थीं कि आसमान नज़र नहीं आ रहा था। गुम्म जैसा वातावरण था यहाँ। उनके कदमों के नीचे सूखी टहनियाँ आती तो चरमराहट की आवाज़ गूंज उठती। सपन, मेरा तो दिल धड़क रहा है, लक्ष्मण दास सपन चड्ढा से धीमे स्वर में बोला। मुझे भी घबराहट हो रही है, कैसी भयानक जगह है ये। हमारी दुनिया में तो ऐसी जगह नहीं होती। होती होंगी, हमने कौन सा देखा है। अब सोचता हूँ कि नदी में ही कूद जाते, क्या पता मगरमच्छों से बच ही जाते और इस जगह से बाहर पहुँच जाते। तब तो तेरे को वो बूंदी खतरनाक लगा था। हाँ, पर अब मोमोजिन खतरनाक लग रहा है। ये अगर इंसान होता तो मैं इस पर केस कर देता। जिन्नों पर केस नहीं हो सकता, वही तो मैं कह रहा हूँ। फंस गए यार। मोमोजिन को मैं श्राप दे दूंगा कि अब की बार वो इंसान बने और मैं जिन। तब साले को कोई फ़ायदा नहीं। तेरा श्राप कभी भी सफल नहीं होगा। हम साधारण इंसान हैं। मैं हिमालय पर जाऊंगा, वहाँ तपस्या करते साधु रहते हैं, उनसे श्राप दिलाऊंगा, तब उनका श्राप भी नहीं चलेगा। उनमें ज़्यादातर चोर उचक्के होते हैं। दो को तो मैं जानता हूँ जो कानून से भागे हुए हैं और हिमालय पर जाकर धूनी रमा ली और फिर वहीं से अंडरवर्ल्ड को चलाने लगे। तेरा मतलब हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। वो देख, पीछे बूंदी आ रहा है। लक्ष्मण दास ने चलते चलते तुरंत पीछे देखा। पीछे फासले पर बूंदी आ रहा था। ये तो हमारा पीछा कर रहा है। हमारा क्यों करेगा, हम तो शरीफ लोग हैं, सपन चड्ढा ने कहा। मैं मोमोजिन को बताता हूँ। सपन चड्ढा आगे जाते मोमोजिन के पास पहुँच बोला, बूंदी पीछे आ रहा है, आने दो। मोमोजिन ने पीछे नहीं देखा। उसके इरादे ठीक नहीं लगते, सपन चड्ढा ने पुनः कहा। तुम फिक्र मत करो, वो हमें मार देगा। मेरे होते वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूँ वो किसी पर हमला नहीं करेगा। क्यों? करना होता तो वो बेहोश पड़े जग्गू, गुलचंद और नानिया को ही जिंदा क्यों छोड़ता। वो मुझे और लक्ष्मण को मारेगा क्योंकि हम उसकी बात मानकर नदी में नहीं कूदे। मुझे डर लग रहा है। मेरे होते हुए डरो मत। सपन चड्ढा ने गहरी सांस ली। पीछे से लक्ष्मण दास पास पहुंचा। क्या कहता है? तसल्लियाँ दे रहा है, सपन चड्ढा बोला। लगता है हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। लक्ष्मण दास ने चलते चलते पीछे देखा तो क्या उठा, अब वो पीछे नहीं है। सपन चड्ढा की नज़रें पीछे गई। कोई नया चक्कर चलाने गया होगा, देखना वो हमारी जान लेके रहेगा। चलते चलते उन्हें काफ़ी वक्त बीत गया। मैं तो थक गया, सपन चड्ढा बोला। सीधे चलो, मोमोजिन ने कठोर स्वर में कहा, वरना नंगा करके। ठीक है, चल तो रहे हैं, सपन चड्ढा उखड़े स्वर में बोला। दूसरों का नंगा करने का तुम्हें ज़्यादा शौक है। तुम्हारे पास तो वो सब सामान है नहीं जो दूसरों के पास है, इसी कारण तुम हमसे चलते हो। खामोश, हमें उस सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ चूम के ही काम चला लेते हैं। चूम के? किसे चूमते हो तुम? ये नहीं बताऊंगा, ये जिन जाति का बेहद व्यक्तिगत रहस्य है। लक्ष्मण दास अपन चड्ढा के कान में बोला। ये कहीं हमें चूमने का मौका तो नहीं ढूंढ रहा? चुप रहो। इंसानों को चूमने का मैंने सोचा भी तो जिन बिरादरी मुझे बोतल निकाला दे देगी। बोतल निकाला? हाँ, हम बोतलों में बंद होकर ही आराम करते हैं, वहीं हमें आराम मिलता है। फिर मुझे रहने को कोई बोतल नहीं मिलेगी। बोतल तो तुम्हें हम दे देंगे। वो बोतल नहीं, जिन्नों की बोतल खास होती है, बेहद आरामदेह, चौड़ी, लंबी, खास खुशबू भरी रहती है उसमें। मोमोजिन ने कहा। तुम लोग मुझसे बहुत बातें कर रहे हो, जबकि मुझे बातें करना ज़रा भी पसंद नहीं। अब तो नवाब बन गया तू, सपन चड्ढा भुनभुनाया। खबरदार जो मुझे नवाब का, मैं जिन्न हूँ, पक्का जिन। जिन जात है मेरी। मान गए यार, मान गए। तुम? खबरदार जो मुझे यार का। जिन किसी का दोस्त नहीं होता, जिन सिर्फ जिन्न होता है। लक्ष्मण दास ने सपन चड्ढा का हाथ दबाकर कहा। चुप कर, क्यों मुसीबत को गले में डालता है। फिर वो वक्त भी आया जब वो घना जंगल पार हो गया। वे खुले में निकल आए। सामने ही तेज बरसात हो रही थी, मूसलाधार बरसात, इतनी तेज कि उसके उस पार देख पाना संभव ही नहीं था। मोटी मोटी बूंदें आसमान में जैसे पानी की लकीरें बहती नजर आ रही थीं। क्या तूफानी बरसात है सोहनलाल, नानिया ने सोहनलाल से कहा। मुझे बरसात अच्छी लगती है। सोहनलाल ने मुस्कुराकर नानिया को देखा। मुझे भी बरसात अच्छी लगती है। लक्ष्मण दास पीछे से क्या उठा। तेरे से मैं बात नहीं कर रही, मैं तो अपने सोहनलाल से बात कर रही हूँ, नानिया ने मुंह बनाकर कहा। तू क्यों आगे आगे हो रहा है? सपन चड्ढा क्या उठा। उसके पास है। क्या है? मर्द, देखो उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जगमोहन मोमोजिन से बोला। सामने बहुत तेज़ बरसात है, यहाँ से मौसमों वाला रास्ता शुरू हो रहा है, मोमोजिन ने कहा।
सामने पहला मौसम है बरसात का, तो हमें इस मौसम में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं? जगमोहन ने पूछा। मैं पहचान कर चुका हूँ बरसाती मौसम की। इस मौसम से हमें दिशा भटक जाने का कोई खतरा नहीं है। बहुत खतरा है, पीछे से बूंदी की आवाज़ आई। सबने पीछे देखा। बूंदी आंखें नचाता खड़ा था। ये भूत की तरह कहाँ से आ गया? सपन चड्ढा बोला। शुभ शुभ बोल, लक्ष्मण दास क्या उठा। कहीं ये सच में भूत ना हो। लगता तो नहीं। क्या खतरा है? नानिया ने बूंदी से पूछा। रास्ता भटक जाओगे, बूंदी मुस्कुरा कर बोला। जगमोहन ने कठोर नज़रों से देखा। तुम हमेशा दोगली बातें क्यों करते हो? सोहनलाल ने कहा। महाकाली का यही आदेश है। मौसमों वाले रास्ते में प्रवेश कर रहे हो। एक मौसम तो ऐसा है ही जिसे पार करने की चेष्टा करोगे तो उसी वक्त दिशा बदल जाएगी तुम लोगों की। रास्ता तो भटकोगे ही। बूंदी ने मुस्कुरा कर कहा। भटकना ही पड़ेगा। किसी के चक्कर में मत पड़ो, यह तो मैं बचा नहीं सकेगा। मोहम्मद जिन की बात कर रहे हो? जगमोहन बोला। नाम क्या लूँ किसी का? तुम तो वैसे ही बहुत समझदार हो जग्गू। मोहम्मद जिन ने बूंदी की तरफ पीट कर ली। मोहम्मद जिन, साथ हो या ना हो, रास्ता तो तब भी हम भटकेंगे ही, क्योंकि तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे। मैं पूरी तरह तुम लोगों के साथ हूँ। तो बताओ रास्ता भटकने से कैसे बचेंगे? बच भी सकते हो और नहीं भी बच सकते। मौसमों के रास्ते पार करके देख लो। ये क्या नई बात बता रहे हो? एक बात तो होगी, नानिया ने तीखे स्वर में कहा। वही तो मैंने बताया है, बूंदी हंसा। किसी के चक्कर में मत पड़ो। तभी मोमोजिन क्या उठा। चलो अब हम आगे चलेंगे। इसके साथ ही मोमोजिन चल पड़ा। बाकी सब उसके पीछे चल पड़े। तुम नहीं आओगे? लक्ष्मण दास बूंदी से बोला। जाने दे इसे, क्यों पीछे आने को कहता है? सपन चड्ढा ने कहा। वे सब बरसात के मौसम में प्रवेश करते चले गए। बूंदी भी बरसात के मौसम में प्रवेश कर गया। अगले ही पल बरसात की बूंदों से उसकी आकृति छिन्न भिन्न होने लगी। बरसात की बूंदें उसकी आकृति को मिटाने की चेष्टा कर रही थी, परंतु आकृति पुनः बनने की चेष्टा करती। हर पल जैसे उसकी आकृति खंडित होने को हो रही थी। बरसात सच में बहुत तेज थी। सिर पर हाथ रखकर वे बूंदों से बचने की चेष्टा कर रहे थे। तभी सपन चड्ढा ने पीछे देखा बूंदी की तरफ। बूंदी की आकृति को खंडित होते देखकर वो बरसात में ऊंचे स्वर में बोला। बूंदी को क्या हो रहा है? देख तो लक्ष्मण, बरसात ने बुरा हाल कर रखा है। वो क्या छोकरी है जो मैंने उसे देखना है? लक्ष्मण दास ऊंचे स्वर में क्या उठा। साथ चलते जगमोहन ने बूंदी की तरफ नज़र मारी, फिर क्या उठा। इस वक्त तो हमारी तरह के शरीर वाला इंसान नहीं है। क्या मतलब? सपन ने पूछा। इंसान नहीं है? वह इंसान के प्रतिरूप में, छाया में हमारे साथ है। वो सिर्फ देखने में इंसान लगता है। ऐसा भी होता है क्या? होता नहीं है, परंतु महाकाली ने अपनी शक्तियों के दम पर बूंदी को ऐसा रूप दे रखा है कि वो हमारे साथ रहकर हम पर नज़र रख सके, या जो भी वो करना चाहता है वो कर सके, परंतु हम उस पर काबू ना पा सके। जगमोहन ने बताया। कितनी अजीब बात है। तेज बरसात में वे सब बुरी तरह भीग रहे थे। चलना दुश्वार हो रहा था। देर तक यही आलम रहा। फिर बरसात का मौसम खत्म हो गया। उन्होंने खुद को खुली जगह में पाया। तेज सूर्य निकला हुआ था। धूप एकाएक शरीरों को चुभने लगी। आंखें चौंधिया सी गई थी सूर्य की रोशनी में। कितनी गर्मी है, नानिया क्या उठी। बुरा हाल है, सोहनलाल चेहरे पर हाथ फेरता क्या उठा। जगमोहन ने मोमोजिन को देखा, जो कि हर तरफ नजरें घुमा रहा था। तेज बरसात के बाद अब तेज धूप हो गई। सपन चड्ढा बोला। नर्क जैसा लग रहा है। पीठ पर खुजली हो रही है। तेरे को भी हो रही है क्या? ज़रूरी है क्या जो तेरे को हो मेरे को भी हो? सपन चड्ढा चिढ़ा सा क्या उठा। तभी मोमोजिन पलटा और पीछे खड़े बूंदी को देखा। उसे अपनी तरफ देखते पाकर बूंदी मुस्कुरा पड़ा। मोमोजिन ने चेहरा घुमा लिया। ये मौसम कैसा है? जगमोहन ने मोमोजिन से पूछा। इस मौसम से भी दिशा भटकने का कोई खतरा नहीं है, मोमोजिन ने कहा। फिर तो हमें चलना चाहिए, जगमोहन ने कहा। चलो चलो, सपन चड्ढा बोला। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। रास्ता भटक जाओगे, किसी पर विश्वास ना करो, पीछे से बूंदी क्या उठा। उसकी बात की परवाह न करके वो सब आगे चल पड़े। सोहनलाल, ये पागल सा बूंदी उल्टा पुल्टा क्यों बोलता रहता है? नानिया ने कहा। वो पागल नहीं है, उसके इस प्रकार से बोलते रहने में भी कोई रहस्य है जो हम नहीं समझ पा रहे। ये बात तुमने कैसे कह दी? मेरा मन कहता है। गर्मी में चलना मुहाल हो रहा था, परंतु रास्ता तो तय करना ही था। जगमोहन ने चलते चलते पलटकर पीछे देखा। बूंदी अब पीछे नहीं था। गर्मी में सिर के बालों से पसीना चेहरे से होता पेट और पीठ तक बह रहा था। चेहरे तप से रहे थे। गीले कपड़े सूख चुके थे। बरसात का मजा तो कब का जा चुका था। धूप सुइयों की तरह शरीर को चुभ रही थी। सपन, मैं तो इस गर्मी में मर जाऊंगा, लक्ष्मण दास बोला। मैं सोच रहा हूँ बूंदी की बात मानकर नदी में कूद जाते तो ठीक रहता। तब मगरमच्छ हमें खा जाते। क्या पता हम मायावी पहाड़ी के बाहर पहुँच जाते। अब बात कर लें बूंदी से। नदी बहुत पीछे छूट गई है, अब क्या फ़ायदा बात करने का। चलते चलते उन्हें थकान होने लगी थी, परंतु किसी ने भी रुकने की बात नहीं की। रुकते भी तो कहाँ, हर तरफ सूखी बंजर जमीन नजर आ रही थी। कोई पेड़ नहीं था, कोई छाया नहीं थी। गर्मी में चेहरे सुर्ख से हो रहे थे। आखिरकार लंबी परेशानी के बाद वो रास्ता भी पार हो गया। धूप खत्म हो गई। सामने तूफान और आंधी का मौसम था। वे सब ठिठक गए। मोमोजिन की निगाहें हर तरफ फिरने लगी। ये मौसम बढ़िया है सपन।
हाँ, अब थोड़ा चैन मिलेगा। जगमोहन ने मोमोजिन से पूछा, आंधी तूफान वाला ये रास्ता कैसा है? इस मौसम वाले रास्ते को समझने में मुझे परेशानी हो रही है, मोमोजिन बोला। कैसी परेशानी? आंधी तूफान की रफ्तार तेज़ है, मेरा दिमाग तूफान के भीतर झांक नहीं पा रहा। कोशिश करूँ? कर तो रहा हूँ, मोमोजिन कुछ उलझन में दिखने लगा था। लक्ष्मण सपन के कान में बोला, ये हरामी जिन कहता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा, इसके पास दिमाग भी है, सुना तुमने? हम जैसे किसी शरीफ आदमी का दिमाग ले लिया होगा, वरना जिन्नों के पास दिमाग होता ही कहाँ है। सच में नहीं होता। मैंने अलादीन वाली फिल्म देखी थी, फिल्म में वो जिन अकल से पैदल था, तो क्या ये भी? किसी इंसान का दिमाग अपने सिर में भर रखा है इसने। तभी मोमोजिन क्या उठा, मेरा दिमाग इस तूफान में झांक नहीं पा रहा, इसकी रफ्तार मेरे दिमाग से ज़्यादा तेज़ है। तो क्या करें? सोहनलाल बोला। रुकने की ज़रूरत नहीं, हम ये रास्ता भी पार कर लेंगे, जगमोहन ने कहा। पीछे से बूंदी की आवाज़ आई उसी पल। गलती मत कर देना। सबकी नज़रें बूंदी की तरफ घूमी। इस बार तो तुम लोग अवश्य दिशा भटक जाओगे, किसी की बातों में मत आओ। तो क्या करें? सपन चड्ढा ने पूछा। बैठ जाओ, इंतज़ार करो, कभी तो तूफान थम ही जाएगा। नहीं थमेगा तो कम से कम दिशा तो नहीं भटकोगे, यहीं पर बैठे तो रहोगे। मेरी मानो तो इस तूफान में मत प्रवेश करो। तेरी बातों का कोई ईमान धर्म है? ईमान धर्म तो मेरा भी नहीं है, लेकिन कह सच रहा हूँ, यह तूफान तुम लोगों को कहीं का कहीं पहुँचा देगा। बूंदी के चेहरे पर मुस्कान थी। यह मौसमों का रास्ता है, इसे समझ पाना आसान नहीं। बरसात का रास्ता तुम लोगों ने पार कर लिया, धूप का रास्ता भी पार कर लिया, परंतु तूफान का रास्ता सबको दिशा भटकाकर दूसरे रास्ते पर डाल देगा। तुम अगर सच नहीं बोल सकते तो झूठ क्यों बोलते हो? जगमोहन गुस्से से बोला। क्या झूठ बोला है मैंने? तुम्हारी बातों में सच कम और झूठ ज़्यादा होता है। मेरी ईमानदारी पर शक मत करो जग्गू। अगर तूफान को पार कर गए तो अगला मौसम तुम लोगों को रास्ता। चुप रहो तुम। ठीक है, बूंदी ने कहा और खामोश हो गया। इसके गुस्से का बुरा मत मानना, लक्ष्मण दास बूंदी से कह उठा। तुम कुछ कहना चाहते हो तो मेरे कान में कह दूँ? रहने दे, सपत ने कहा, ये तो तेरा कान ही काट लेगा। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें मिली। नानिया ने सोहनलाल का हाथ थाम रखा था। जगमोहन ने मोमोजिन से पूछा, तुम क्या कहते हो मोमोजिन की, हमें क्या करना चाहिए? मैं कुछ भी बता पाने में असमर्थ हूँ, तुम लोग ही फैसला कर लो, मोमोजिन ने कहा। हमें तूफान को पार कर लेना चाहिए, नानिया क्या उठी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन ने अपना सोचों में डूबा चेहरा हिलाया। यार सपन, हमसे तो कोई राय मांगता ही नहीं, लक्ष्मण दास क्या उठा। जब सबके पास राय खत्म हो जाएगी तब ये हमसे ही सलाह लेंगे। मतलब कि हम इमरजेंसी के लिए हैं? हाँ, यही बात है। तभी जगमोहन क्या उठा। हम आंधी तूफान के रास्ते को पार करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वे सब तूफान में प्रवेश करते चले गए। आंधी और तूफान इतना तेज था कि चंद कदम चलने के बाद वे संभल न सके। तूफान अपने संग उन्हें बहाकर ले जाने लगा। उन्होंने बचने की लाख चेष्टा की, परंतु वे सफल नहीं हो सके और तूफान के संग बहने लुढ़कने को मजबूर हो गए। अपने पर उनका बस नहीं चल रहा था। तूफान का शोर ऐसा था कि एक का स्वर दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा था। इन हालातों में फंसे कुछ देर तो वे होश में रहे, फिर होश गुम होने लगे उनके। सिर्फ मोमो जिन्नी ऐसा था जो कि आसानी से आंधी तूफान का मुकाबला कर रहा था और सबके लुढ़कते बेहोश शरीरों के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाकाली के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।